नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल पहेली पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी पहेली, एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। देश के सबसे ताकतवर लोगों का घर है दिल्ली, फिर चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, या फिर पॉलिटिकल हेडक्वार्टर हो, या फिर पार्लियामेंट। अब इस दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी वाले शहर में एक लड़का पूरे 18 दिनों तक रात के 2 बजे अपने घर से बाहर निकलता है। अपना एक बैग रखता है, न पुलिस का डर न लोगों का डर, बिल्कुल बेखौफ कि रात को 2 बजे कोई रोक टोक न दे, कोई तलाशी न ले ले। वो एक सुनसान इलाका ढूंढता है, फिर वो अपने बैग से पॉलिथीन निकालता है और फेंकता है, और वापस आने के बाद आराम से सो जाता है। फिर अगले दिन फिर वो यही करता है, बैग और पॉलिथीन लेकर अब वो नए इलाके में निकलता है। फिर बैग से कुछ निकालता है और फिर फेंकता है और फिर घर वापस चला जाता है। फिर तीसरे दिन और फिर चौथे दिन वो यही करता है। फिर जब उसे भूख लगती है तो जोमेटो को ऑर्डर करता है, फिर खाना मंगवाता है और फिर आराम से खाना खाता है। और उसी घर में एक फ्रिज है, उस फ्रिज से निकालकर वो पानी पीता है। 18 दिन तक बस यही सब चलता रहता है और किसी को भनक तक नहीं लगती कि आखिर है क्या। अब उस बैग में क्या है, वो लड़का कौन है, ये पूरी पहेली झकझोर देने वाली है। अब पहेली शुरू होती है। हालांकि खत्म दिल्ली से हुई, लेकिन शुरू होती है मुंबई से, और मुंबई से पहले पालघर से, यानी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक परिवार रहता था और विकास इस परिवार के मुखिया थे। इस परिवार में एक पत्नी सुमन और उनकी बेटी श्रद्धा जो कि 27 साल की थी, और एक बेटा। 2018 में श्रद्धा अपने घर को छोड़कर मुंबई पहुंचती है नौकरी की तलाश में। इधर उनके जो पिता हैं वो अपनी बीवी और बेटी से अलग रहते हैं। श्रद्धा अपनी माँ और भाई के साथ रहती थी, पिता अलग रहते थे। मुंबई में अपने दोस्तों की जान पहचान से उसे एक मल्टीनेशनल कॉल सेंटर में जॉब मिल गई। अब वो मुंबई के मलाड में किराए का कमरा लेकर रहने लगी। इसी कॉल सेंटर में आफ्ताब नाम का एक लड़का भी काम करता है जो कि श्रद्धा से पहले से यहाँ पर नौकरी करता है। आफ्ताब पूनावाला, और यहीं पर दोनों की मुलाकात होती है। आफ्ताब का पूरा नाम है आफ्ताब आमिन पूनावाला, उम्र 30 साल, और वो यहाँ पहले से काम कर रहा होता है। करीब 8 महीने बीतते हैं और ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और इनके बीच में दोस्ती हो जाती है और फिर प्यार हो जाता है। इसी बीच वो एक दिन अपने घर पहुंचती है, यानी पालघर में, और अपनी माँ को कहती है एक लड़का है आफ्ताब जिससे उसे प्यार हो गया है और हम दोनों लिव इन में एक कमरे में वहीं रह रहे हैं और मैं उससे ही शादी करूंगी। माँ ने खूब समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारा खानदान, हमारा परिवार इस चीज की इजाजत नहीं देगा। वो मुस्लिम है और तुम हिंदू हो। फिर बात पिता तक पहुंच गई और उन्होंने भी इस बात का विरोध किया, पर वो मानी नहीं। उसने घर में झगड़ा किया और अपना सामान उठाकर घर से चली गई। 2019 के शुरुआत की बात है। श्रद्धा वापस मुंबई आ जाती है और अब वो आफ्ताब के साथ रहने लगती है। माँ ने उसे एक बार फिर समझाया पर वो मानी नहीं। तभी जनवरी 2020 में उसकी माँ की मौत हो जाती है और अब जब श्रद्धा को पता लगता है तो वो अपने घर जाती है और सारी रस्मों में शामिल होती है और फिर वो मुंबई वापस लौट आती है। 1-2 बार उसने अपने पिता से बात करी और ये बताया भी कि आफ्ताब उसे मारता पीटता भी है। उसके पिता ने समझाया भी कि ये रिश्ता तोड़ दो और घर वापस लौट आओ, पर उसने कहा कि मैं लौटने वाली नहीं हूँ, और अब उसके पिता से भी बातचीत बंद हो गई थी। अब इधर आफ्ताब के परिवार को जब ये पता लगता है कि लड़की हिंदू है तो वो लोग भी इसका विरोध करते हैं। अब उन दोनों ने मुंबई छोड़ने की सोची। किसी ने उनको बताया कि दिल्ली में अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अब दोनों तय करते हैं कि रिश्तेदारों और दोस्तों से दूर रहकर एक नए शहर में अपनी जिंदगी बसाते हैं। 8 मई 2022 आफ्ताब और श्रद्धा दोनों दिल्ली आ जाते हैं। इन्होंने पहाड़गंज के होटल में एक रूम लिया और वो यहीं रुके। अगले दिन ये दूसरे इलाके में जाते हैं, फिर ये छतरपुर में घर ढूंढते हैं। अब आफ्ताब और श्रद्धा उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब इनके रिलेशन को 3 साल हो चुके थे। अब श्रद्धा उससे बार बार कहती है कि इस रिश्ते को हम अब एक नाम देते हैं और शादी करते हैं। आफ्ताब हर बार उसको टालता रहता है। वो कहता है कि हम ठीक से रह रहे हैं तो शादी की क्या जरूरत है। दिल्ली आए अभी 10 ही दिन हुए थे और इन लोगों के बीच में फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी सितंबर का महीना आता है। सितंबर के महीने में श्रद्धा का दोस्त उसके भाई को फोन करता है और कहता है कि मैं लगातार श्रद्धा को फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर पिछले 2 महीने से फोन स्विच ऑफ जा रहा है, तो क्या उसने नंबर बदल दिया है या कोई और नंबर है तो वो मुझे दे दो। भाई कहता है हमारे पास तो नंबर नहीं है और हम भी अगर फोन कर रहे हैं तो वो नंबर मिल नहीं रहा है। भाई घबरा जाता है और वो उसके पिता को फोन करता है, यानी विकास को। उसके पिता उसके दोस्त से पूछते हैं कि तुम्हारी कब से बात नहीं हुई है। वो कहता है कि मैं उसे हर 2-3 दिन में फोन करता हूँ, पर पिछले 2-3 महीने से मेरी उससे बात नहीं हो पा रही है, उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। ये सब सुनकर पिता घबरा जाते हैं और वो श्रद्धा के कुछ और दोस्तों को मुंबई में फोन करते हैं। उन सब का भी यही जवाब होता है कि पिछले 2 महीने से श्रद्धा का मोबाइल बंद है और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब श्रद्धा के पिता को डर लग जाता है कि कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया है। इसके बाद वो लोकल पुलिस स्टेशन में श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं, यानी पालघर में। और उन्होंने पुलिस को ये भी बताया कि आखिरी उसके बारे में जानकारी ये है कि वो मुंबई से दिल्ली आ गई है।
पुलिस ने कहा कि अगर आपकी बेटी छतरपुर गई है तो मामला दिल्ली का है। छतरपुर इलाका मेहरौली पुलिस स्टेशन में पड़ता है। हम ये केस वहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस से हम हेल्प लेंगे। अब दिल्ली पुलिस को ये मामला भेज दिया गया। अब मेहरौली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है। विकास श्रद्धा के पिता दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली आने के बाद 9 नवंबर यानी अभी वो मेहरौली पुलिस स्टेशन जाते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी गुम हो गई है। 2 महीने से उसका मोबाइल भी बंद है। पुलिस डिटेल लेती है, तस्वीर लेती है और उनसे पूछती है कहाँ रहती है। वो बताते हैं। फिर किसी तरह से आफ्ताब का नंबर भी मिल जाता है। पुलिस को वो नंबर दे देते हैं। अब वो छतरपुर में है लेकिन घर का पता नहीं मालूम। फिर पुलिस आफ्ताब के मोबाइल को सर्विलांस पर लगाती है। नंबर चालू था और लोकेशन दिल्ली ही थी। इसी मोबाइल के जरिए पुलिस आफ्ताब तक पहुंच जाती है। आफ्ताब घर पर ही था। पुलिस पूछती है कि आपके साथ जो श्रद्धा रह रही थी वो कहाँ है। वो कहता है कि हमारी लड़ाई हुई थी 18 मई को और उसके बाद वो गुस्से में घर से चली गई थी और उसने ये बोला कि मैं वापस मुंबई जा रही हूँ। फिर मैंने उसे फोन करने की कोशिश की लेकिन मोबाइल उसका स्विच ऑफ जा रहा था। उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई और ना ही मैंने उसे फोन करने की फिर कोशिश करी और फिर मैंने उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी। अब पुलिस ने जब उसका मोबाइल चेक किया तो पता चला कि 18 मई से ही उसका फोन स्विच ऑफ है और आफ्ताब ने कभी उसको कॉल करने की कोशिश भी नहीं की। फिर बार बार उससे सवाल किए गए पर वो अपने बयान से बार बार पलटता रहा। कई बार वो कुछ बोलता, कई बार वो कुछ बोलता। फिर पुलिस को शक हुआ। आखिरकार पुलिस उसको मेहरौली थाने लेकर आई और फिर जब तसल्ली से पूछताछ हुई तो आफ्ताब ने एक ऐसी कहानी बताई जो 2 करोड़ की आबादी वाले दिल्ली शहर और 90,000 की दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में न ऐसी कहानी, ऐसी पहेली कभी सुनाई गई ना ही देखी गई। एक रोंगटे खड़े कर देने वाली पहेली, हैवानियत के इंतहा की पहेली। उसने जो कहा वो ये कि दिल्ली आए हुए 10 दिन हो चुके थे। उसने एक किराए का घर ले लिया था। वो छतरपुर में रह रहा था। 18 मई की रात खाना खाने के बाद श्रद्धा के साथ उसका झगड़ा हुआ। फिर बात शादी में आई। उसने शादी के लिए कहा और मैंने उसको टाला और बात बढ़ गई। फिर मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। मैंने उसका गला जोर से दबाया और मैं उसे तब तक दबाता रहा जब तक उसकी सांसें नहीं टूट गई। वो मर गई थी। उसके मरने के बाद उसकी लाश के साथ वो उसी कमरे में सोता रहा। फिर वो सुबह उठता है, मार्केट जाता है। मार्केट में एक तिलक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। वहाँ से वो एक बड़ा सा फ्रिज खरीदता है। एक दूसरी दुकान से आरी खरीदता है। तीसरी दुकान से कुछ पॉलिथीन खरीदता है। एक पिट्ठू बैग खरीदता है। फिर वापस घर आता है। दोपहर के बाद वो श्रद्धा की लाश को बाथरूम में ले जाता है। अब बैठकर श्रद्धा की लाश के टुकड़े करता है। फिर उनको पॉलिथीन में डालता है। एक ही दिन में पूरी लाश के टुकड़े नहीं हो सकते थे, आधे आधे टुकड़े हुए। उसने उन टुकड़ों को फ्रिज में रखा और बाकी जो लाश अभी आधी हुई नहीं थी उसको भी फ्रिज में किसी तरीके से घुसा दिया और फ्रिज को बंद कर दिया और बाथरूम को धो दिया। अब लगभग लाश 24 घंटे पुरानी हो रही थी। मई का महीना, गर्मी, उमस और बदबू आने लगी। फिर बाथरूम धोने के बाद उसने परफ्यूम पूरे कमरे में छिड़का ताकि बाहर बदबू ना जाए। फिर जोमेटो से ऑर्डर किया, खाना मंगवाया और खाना खाया। उसी फ्रिज से पानी पिया और फिर सो गया कुछ देर के लिए। ठीक रात 2 बजे वो घर से निकलता है। 19 मई को कुछ टुकड़ों को अपने बैग में डालता है, बैग को कांधे पर डालता है और दरवाजा लॉक करता है और घर से बाहर जाता है पैदल। थोड़ा दूर जाने पर मेहरौली का जंगल पड़ता है। कुछ लोग टकराए भी पर किसी ने पूछा नहीं। लोग आ जा भी रहे थे। मेहरौली जंगल सुनसान। उसने बैग खोला, पॉलिथीन निकाली और उस पॉलिथीन को उछालकर जंगलों के बीच फेंक दिया और वो घर वापस आ गया। फिर घर आकर उसने बैग रखा और फिर सो गया। अगले दिन वो सुबह उठता है। वो बाथरूम में जाता है, लाशों के टुकड़े करता है और पॉलिथीन में डालता है। फिर बची लाश को फ्रिज में रख देता है। फिर जोमेटो को ऑर्डर करता है, खाना मंगाता है, खाना खाता है और फिर रात 2 बजे का इंतजार करता है। फिर कुछ टुकड़ों को बैग में डालता है और फिर निकल पड़ता है। इस बार मेहरौली जंगल के अलावा किसी और सुनसान जगह पर। वहाँ पर भी वो टुकड़ों को उछाल देता है पॉलिथीन समेत और फिर घर वापस आ जाता है। 18 से लेके 5 जून तक यही सिलसिला चलता है और टाइम चुना था रात 2 बजे का। वो हर रात 2 बजे ही निकलता। वो मेहरौली के जंगल, छतरपुर कभी भी वो एक जगह पर नहीं फेंकता था। उसका ये था कि कभी किसी के हाथ लाश का टुकड़ा लग भी जाए तो लाश की असलियत का पता न लग पाए। तब तक पता नहीं चलेगा जब तक टुकड़े एक ना हो। वो 18 दिनों तक श्रद्धा के लाश के टुकड़ों को दिल्ली के अलग अलग जगहों पर फेंकता रहा बेखौफ होकर और उसके बाद अपनी नॉर्मल लाइफ जीता रहा। 5 जून को जब पूरी लाश खत्म हो गई फिर उसने फ्रिज को साफ किया और उसी जगह रहने लगा। हौसला उसका इतना कि शायद उस तक पुलिस कभी नहीं पहुंचेगी, कभी वो पकड़ा नहीं जाएगा, इसलिए उसने उस फ्रिज को भी डिस्ट्रॉय नहीं किया। वो बेखौफ रहा। 6 महीने बीत गए। 18 मई को कत्ल किया था। 6 महीने तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। दिल्ली में एक लड़की का कत्ल हुआ, उसकी लाश के टुकड़े हुए। एक शख्स उस लड़की की लाश के टुकड़ों को दिल्ली में फेंकता है
लोग तो छोड़िए, पुलिस तक को भी इसकी भनक नहीं लगी। एक पिता को जब पता लगा उस लड़की के दोस्त से कि उसका फोन बंद है, तब उसने खोजबीन शुरू करी और तब कहीं जाकर ये सारा सच सामने आया। अब उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। आफताब को पुलिस लेकर उन जगहों पर जा रही है जहाँ पर उसने लाश के टुकड़ों को फेंका था। लेकिन दिक्कत यह है कि 6 महीने हो चुके हैं। वो मई का महीना था। मई, जून, जुलाई बहुत गर्मी और उसके बाद फिर बरसात, वो भी ऐसी जगहों पर जहाँ जंगली जानवर भी होते हैं। उन टुकड़ों का मिलना मुश्किल है। शायद कुछ टुकड़े मिले भी हैं, कुछ हड्डियां मिली भी हैं। उनको फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने उस फ्रिज को भी कब्जे में ले लिया है। हड्डियां जो मिली हैं उनके डीएनए से पता चल जाएगा कि लाश श्रद्धा की ही है और आफताब इस वक्त दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। लेकिन जाते जाते एक सवाल, लॉ एंड ऑर्डर, किसी की कैसे हिम्मत हो सकती है? यानी पुलिस का कोई खौफ नहीं। कहते कि 2 बॉर्डरों के बीच में अगर कोई शराब की बोतल भी लेकर जा रहा होता है तो वो डर रहा होता है कि अगर दिल्ली से चलाऊं तो नोएडा बॉर्डर पे पकड़ ना लें। पुलिस वालों का एक खौफ होता है। लेकिन एक शख्स पूरे 18 दिनों तक टाइम का पाबंद, रात 2 बजे लाशों के टुकड़े करके बैग में रख के कंधे में डालकर दिल्ली में घूम रहा है और एक बार भी किसी पुलिस वाले की नजर नहीं पड़ी। एक बार भी किसी ने पूछा नहीं कि रात 2 से 3 के बीच तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ भटक रहे हो, बैग में क्या है? किसी ने भी नहीं। इससे लॉ एंड ऑर्डर की असलियत का पता चलता है। बेहद ही अफसोसनाक वारदात। फिर वही बात होगी, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, रहम की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही भी है, लेकिन उन माँ बाप उन पर क्या बीतेगी जब उन्हें इस कत्ल की असलियत और जिस तरीके से कत्ल के बाद सारी चीजें की गई उसकी बारीकी से जब उनको उसकी जानकारी मिलेगी। क्योंकि ये मामला अब कोर्ट में जाएगा तो हर चीज डिटेल में पूछी जाएगी। पुलिस या आईओ को बताना पड़ता है कि उन्होंने क्या कलेक्ट किया। उन्हें दोबारा कोर्ट के सामने, माँ बाप के सामने वो सारी बातें रिपीट करनी पड़ती हैं। वो स्टोरी, वो कत्ल का तरीका, कत्ल का लाश के टुकड़े करने का तरीका, लाश को छुपाने का तरीका, उसी कोर्ट रूम में बैठा वो माँ बाप, वो रिश्तेदार सुन रहा होता है। तो सोचिए जब ये सारी चीजें होंगी तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। तो निहायत ही अफसोसनाक। दोस्तों, आज की पहेली में फिलहाल इतना ही। जल्दी मिलते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।